नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाल आकाश। दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम एक मुलाकात में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम लेते हैं देश की जानी मानी हस्तियों के कामकाज का लेखा जोखा। इस बार बारी है भारत के विधि और न्याय व अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री सलमान खुर्शीद की। मृदुभाषी व्यक्तित्व के धनी सलमान खुर्शीद जी का जन्म 1 जनवरी 1953 को यूपी के अलीगढ़ में हुआ है और इस समय ये फर्रुखाबाद संसदीय सीट से लोकसभा के सदस्य हैं। राजनीति में महत्वपूर्ण मुकाम हासिल करने वाले सलमान खुर्शीद जी के लिए कहा जाता है कि इनके खून में ही राजनीति बसती है। इनके पिता खुर्शीद आलम खान भारत के विदेश मंत्री रह चुके हैं। आज हम सड़क से लेकर संसद तक इनके कामकाज पर विस्तार से बात करेंगे। सलमान जी, आपका स्वागत है हमारी खास पड़ताल एक मुलाकात में। बतौर विधि और न्याय मंत्री आपके सामने चुनौतियां क्या हैं? चुनौतियां तो बहुत हैं, लेकिन जो मुख्य चुनौती है वो ये है कि हमारे देश के हर देशवासी को न्याय की अपेक्षा है, और अगर है तो उसको न्याय आसानी से और तत्काल, जल्द और बहुत महंगा ना हो, उसको न्याय प्राप्त करने के लिए अपना पेट का जो खुराक है उसको ना खोना पड़े, घर ना बेचना पड़े, अपनी जेब ना कतरनी पड़े, ये सब हो सके और उसको न्याय समय से मिल जाए, ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अभी आपने हाल में ही एक बयान दिया जिसमें आपने कहा कि देश भर के पुलिस थानों में होने वाली कार्रवाई की वीडियोग्राफी कराई जानी चाहिए। आपके इस बयान के बाद एक चर्चा सी प्रारंभ हो गई। ठोस नतीजा कैसे निकलेगा? क्या आप इस विषय पर प्रधानमंत्री से कोई बात करेंगे या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर कोई चर्चा करेंगे? ये एक प्रस्ताव है और इस प्रस्ताव में हमें सारी जो स्टेट्स की सरकारें हैं, जो प्रांतों की सरकारें हैं, उनका भी हमको इसमें सहयोग चाहिए होगा, क्योंकि जो व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था है, वो प्रांतों की सरकारों के ही माध्यम से होती है। लेकिन साथ साथ आज हमारा ये मानना है कि जो हमारे पास प्रौद्योगिकी है, जो आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारे पास है, उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है या वीडियो का इस्तेमाल है, चाहे वो कोर्ट्स में करें, चाहे पुलिस स्टेशंस में करें, वो एक ऐसी उपलब्धि है जिसको अब हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इससे हमको एक तो हमारे पास सबूत बन जाता है, एक पारदर्शिता बढ़ जाती है, और पारदर्शिता के साथ साथ एक अकाउंटेबिलिटी है, जो जवाबदेही है, उत्तरदायित्व है, वो बढ़ जाता है। और मैं मानता हूं कि इससे विश्वास और पैदा होगा और लोगों में कानून व्यवस्था में विश्वास बढ़ेगा। इसलिए इसको करना अति आवश्यक है, लेकिन इसके लिए बहुत अभी चर्चा की आवश्यकता है। इस दूरगामी इसके क्या परिणाम होंगे, इसमें कितना खर्चा होगा, इन सब चीज़ों पर अभी विचार करने की आवश्यकता है। भविष्य में इसको लेकर आपकी रणनीति क्या होगी? हमने तो इस बातचीत को हमने अपनी मिनिस्ट्री में शुरू किया है। जो मिशन हमारा है जस्टिस डिलीवरी का, उसमें हमने इस बात को शुरू किया है और इसके पायलट प्रोजेक्ट बनाने की बात है। सैम पित्रोदा जी से मेरी कई दफ़ा इस पर बात हो चुकी है, वो बहुत जल्द आने वाले हैं भारत वापस, तो इस बात को और आगे बढ़ाएंगे। और फिर जब हम इस पर कुछ दस्तावेज तैयार कर लेंगे और कुछ इतनी हम लोगों में आम सहमति बन जाएगी कि उसको हम प्रधानमंत्री के पास ले जा सके, तो हम प्रधानमंत्री के पास ले जाएंगे। आप देश के लॉ मिनिस्टर हैं, देशवासियों को काफ़ी अपेक्षाएं हैं आपसे। जो आपने सुझाव दिया है थानों की वीडियोग्राफी का, निश्चित तौर पर एक सराहनीय कोशिश कही जा सकती है यदि यह अमलीजामा पहनता है। क्या आपको नहीं लगता कि थानों की वीडियोग्राफी की तरह देश में जो अदालती कार्रवाई होती है उसकी भी वीडियोग्राफी कराई जाने की आवश्यकता है? यकीनन उसमें भी होना चाहिए, लेकिन इसमें हमें जजेस से हमें संवाद करना होगा और उनका परामर्श प्राप्त करना होगा। मैंने इस बात को कई जगह कहा है कि अमेरिका में और ब्रिटेन में ये वहाँ की जो व्यवस्था है उससे बहुत कुछ हमने सीखा है, पाया है, और बहुत कुछ मैं उम्मीद करता हूँ कि वो लोग भी अब हमसे सीखते होंगे। तो उन्होंने जब वीडियो का उपयोग शुरू किया है और वीडियोग्राफी का उपयोग शुरू किया है, जिससे कि आम नागरिक को कहीं से भी बैठे हुए कोर्ट की जो प्रणाली है उस पर विचार करने का, उसको देखने का एक अवसर प्राप्त होता है, वो हमारे यहाँ भी होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि पारदर्शिता और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये युग है, इसमें हम इस सुविधा को और इस व्यवस्था को नहीं बनाते हैं तो हम अपने साथ अन्याय करेंगे। न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया को और ज़्यादा पारदर्शी बनाने के लिए क्या कुछ किए जाने की आवश्यकता है?
देखिए, जुडिशल स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटेबिलिटी बिल जो है वो पार्लियामेंट के सामने है। उसमें हमने व्यापक परामर्श किया, लोगों से बातचीत करी, स्टेक होल्डर से बात करी, सीनियर वकीलों से बात करी, जजेस से बात करी, जो लोग रिटायर हो चुके हैं उन जजेस से बात करी, चीफ जस्टिस से बात करी, और उसके बाद हमने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जिसमें ऐसा नहीं होगा कि बाहरी कोई दखल होगा। जो न्यायाधीश हैं वो स्वयं, जुडिशरी स्वयं ही अंकुश अपने ऊपर लगाने की और अपने साथियों पर कोई जांच करने की आवश्यकता होती है तो उसकी व्यवस्था उनके पास उपलब्ध रहेगी। और उसी में हमने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, कुछ मापदंड हमने बनाए हैं, जो मापदंड स्वीकार पूरी जुडिशरी ने किए हैं और उन्हीं के बनाए हुए मापदंड हमने अब कानून में लाकर रखे हैं। मुझे उम्मीद है कि इससे अवश्य ही व्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। दूरसंचार स्पेक्ट्रम आवंटन से जुड़े अधिकार प्राप्त मंत्री समूह के आप सदस्य हैं ईजीओएम के, इसकी अगली बैठक कब होगी? कोशिश तो करेंगे कि जल्द से जल्द करें, क्योंकि आप जानते हैं कि हमको अगस्त के अंत तक हमको जो 2G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होना है, नीलामी होनी है। 31 अगस्त की तिथि सुप्रीम कोर्ट ने तय की है, तो वो हमारा टारगेट डेट है, उसको हमें मीट करना है। तो इसलिए जो भी कार्रवाई होनी है, निर्णय होने हैं, वो जल्दी करने होंगे। लेकिन लगता है आपको 31 अगस्त की आप तिथि को अचीव कर पाएंगे? हमें आदेश मिले हैं तो प्रयास तो हमें करना है। जो हमने शेड्यूल देखा था, जो हमको दिया गया था शेड्यूल इससे पहले, उसमें हम 21 अगस्त से पहले तैयार हो सकते हैं, ऐसा हमको बताया गया था। और हम उम्मीद करते हैं कि उसी को हम टारगेट लेकर और उसी को हम लक्ष्य लेकर आगे बढ़ेंगे। ईजीओएम किन किन विषयों को ध्यान में रख रहा है? ईजीओएम के सामने बहुत सारे विषय हैं। एक विषय ये है कि प्रक्रिया क्या होनी चाहिए ऑक्शन की। ऑक्शन में एक रिजर्व प्राइस रखा जाता है और वही संचालित करता है, वही एक दिशा देता है कि हमको आखिर में जब ऑक्शन होगा तो हमको उससे कितनी कमाई हो सकती है, कितना हमको उससे मूल्य मिल सकता है, उस पर एक निर्णय लेना है। फिर एक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है कि कुछ लोगों को पहले मिला वो कितने में मिला, कुछ लोगों को बाद में मिलेगा वो कितने में मिलेगा। आपस में एक दूसरे से प्रतियोगिता अगर होगी तो उसमें किसी का पल्ला भारी होगा, किसी का पल्ला हल्का रह जाएगा। ऐसा हो कि सभी को निष्पक्ष रूप से बराबर का एक मौका काम करने का मिले, लेवल प्लेइंग फील्ड का मौका मिले। ये सारे विषय हैं। इसके साथ साथ और बहुत सारे विषय हैं। स्पेक्ट्रम जो अभी स्पेक्ट्रम अवेलेबल नहीं है, डिफेंस के पास है, क्या डिफेंस कुछ स्पेक्ट्रम छोड़ सकता है, और अगर छोड़ेगा तो फिर उसका हम क्या करेंगे, कितने वर्ष के लिए हमको नए लाइसेंसेस देने हैं, और लाइसेंसेस में क्या क्या सुविधाएं जो पहले थीं या नहीं थीं, उन सुविधाओं को अगर हम जोड़ते हैं तो लाइसेंसेस के लिए और कितना लाइसेंस फ़ी देनी चाहिए। बहुत सारे विषय हैं, सभी पर हम लोग बहुत सूझबूझ के साथ निर्णय लेंगे। इस ईजीओएम की अध्यक्षता कौन करेगा? वो तो हमारे नोटिफिकेशन में नहीं है, लेकिन मुझे जो ज्ञात हुआ है वो ये है कि शायद हमारे होम मिनिस्टर चिदम्बरम जी ही करेंगे। सबसे पहले जो सूची है उसमें उन्हीं का नाम है। सो मैं समझता हूं कि शायद उन्हीं को यही जिम्मेदारी और दायित्व सौंपा जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष, खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए, लगातार पी चिदम्बरम गृह मंत्री का भी नाम जो है स्पेक्ट्रम विवाद में घसीट रहा है। क्या आपको लगता है बावजूद इसके पी चिदम्बरम की अध्यक्षता करना उचित होगा? देखिए, जो नाम घसीटने का प्रयास हो रहा है, मैं समझता हूँ वो सही नहीं है, उचित नहीं है। क्या उन लोगों को इसमें मिल रहा है, क्या वो करना चाहते हैं, इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन मैं इतना अवश्य कहूँगा कि इस सब को प्रधानमंत्री ने गौर से देखा होगा, समझा होगा, और प्रधानमंत्री महोदय ऐसा कोई निर्णय नहीं लेंगे जिस पर कोई उचित प्रश्न चिन्ह लगा सके। अनुचित प्रश्न चिन्ह कोई लगाता है तो उस पर तो कुछ नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र है, लोगों को फ्रीडम है, आज़ादी है अपनी बात कहने की और प्रस्तुत करने की। लेकिन कहीं ना कहीं जाकर इस पर एक लाइन खींच देनी चाहिए कि अब देश के हित में कुछ निर्णय लेने हैं, महत्वपूर्ण निर्णय हैं, और इनका बहुत दूर तक असर पड़ेगा। और जो हमने बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ लोगों से साइन कर रखी हैं, पूरे विश्व से साइन कर रखी हैं, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह ना लगे। ये सारी चीज़ सामने रख कर ही हमको इस पर, किसी भी दल के हम क्यों ना हो, हमको इस पर निर्णय करना चाहिए। दूरसंचार पर गठित ईजीओएम से शरद पवार ने भी किनारा कर लिया। क्या कारण लगता है, क्यों शरद पवार इससे पीछे हटे? नहीं, शरद पवार जी ने अपना निर्णय किया है। मैं समझता हूँ वो ये मानते हैं कि किसी फालतू बहस में
में उलझने से बेहतर ये है कि जो निर्णय होने हैं वो निर्णय हो जाएं, जल्द से जल्द हो जाएं। शरद पवार जी का बड़ा अस्तित्व है, बहुत उनका ऊंचा एक उनकी पहुंच है और वो बड़े महत्वपूर्ण नेता हैं हमारे यूपीए के, तो इसलिए उनके लिए ये चीज़ बहुत छोटी है। हालांकि उनका योगदान और उनका जो कंट्रीब्यूशन है बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और एक मुलाकात में यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी देश के प्रमुख अल्पसंख्यक चेहरे सलमान खुर्शीद जी से बातचीत जारी रहेगी। Reports from the capitals of 4 states, Hyderabad, Bangalore, Guwahati and Bhubaneswar. News, views and analysis. State Scan, Monday to Friday, 10:30 a.m. only on DD News. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक मुलाकात में आज हमारे विशेष मेहमान हैं देश के विधि और न्याय व अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री सलमान खुर्शीद जी। सलमान भाई, अगर आप लॉ मिनिस्टर हैं, अगर लोकपाल बिल की बात न कर रहे हैं तो यह इंटरव्यू अधूरा रह जाएगा। लोकपाल पर जो कमेटी गठित हुई थी सरकार की तरफ से और सिविल सोसाइटी की, उसके एक प्रमुख आप सदस्य थे सरकार की तरफ से। 4 दशक से ज़्यादा लंबा समय बीत गया, सरकार भी बार बार डेट देती है, लेकिन अंततः नतीजा यही होता है कि लोकपाल बिल इस देश को नहीं मिल पाता। क्यों? मिलेगा। लोकपाल बिल को पार्लियामेंट को स्वीकृत करना है और पार्लियामेंट को पारित करना है। 5 मंत्री या सरकार अकेले नहीं कर सकती। और हमारी सरकार आप जानते हैं कि राज्यसभा में हमारा बहुमत नहीं है। सहयोगी दल हमारे साथ आते हैं तो हमारा बहुमत बनता है। अगर वो सहयोगी दल अगर सहमत ना हो हमारी कार्रवाई से या जो हमारे प्रस्ताव हैं, तो उनको जब तक हम अपने साथ ना लें तब तक पारित कैसे होगा। और इसमें कभी कभी थोड़ा किसी दल की ओर से थोड़ी सी राजनीति भी आ जाती है कि हम देश के सामने थोड़ी सी अपनी बात को और उजागर कर सकें, अपनी बात को कह सकें, सरकार को थोड़ा सा हम कठिनाई में डाल सकें। ये बातें भी आती हैं और ये होता है, लोकतंत्र में ऐसा होता है, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। लेकिन इस समय जो सिलेक्ट कमेटी है राज्यसभा की, जो सभी दलों की सिलेक्ट कमेटी है, उनके सामने ये सारा मसौदा गया है। उनको अब हमें परामर्श देना है, हाउस को परामर्श देना है कि इसको उचित रूप से कैसे करना चाहिए। उसमें जो भी विषय सामने आए, चर्चा में आए, फेडरलिज्म का एक विषय था। प्रांतों ने ये कहा कि आप हम पे कुछ थोपिए नहीं पार्लियामेंट से, हम अपना कानून अलग से बनाएंगे। एक महत्वपूर्ण बात थी और इसका हम सम्मान करते हैं। उसका क्या रास्ता निकल सकता है ये भी सिलेक्ट कमेटी तय करेगी। और जो कई विषय उठे थे, जो बहुत सारे संशोधन के प्रस्ताव आए थे, उन सब को लेकर सिलेक्ट कमेटी कुछ ना कुछ अपना परामर्श देगी। और जब ये हमको मानसून सेशन में हमको ये रिपोर्ट मिल जाएगी, तब उम्मीद यह है कि उसके आगे हम कदम उठाने के प्रयास करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि जल्द से जल्द हम इस देश को लोकपाल बिल और एक अच्छा सशक्त लोकपाल बनाकर उस बिल में देंगे। संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाजत नहीं देता, फिर भी आप लोग बार बार कोशिश कर रहे हैं मुस्लिम आरक्षण की। मुस्लिम आरक्षण की तो कोई कोशिश नहीं कर रहा है। आप वही मुझसे पूछ रहे हैं अल्पसंख्यकों के लिए आप क्या कर रहे हैं। हम तो अल्पसंख्यक पिछड़ों को हम आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। और जो ये कहता है कि अल्पसंख्यकों के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वो सबसे पहले प्रश्न उठाए कि अल्पसंख्यक मंत्रालय कैसे बना। संविधान में ही बना ना। अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री ने अगर शपथ ली तो संविधान के ही तहत शपथ ली, तो क्या अल्पसंख्यक मंत्रालय पे प्रश्न चिन्ह लग सकता है? अल्पसंख्यक मंत्रालय स्कॉलरशिप दे सकता है, अल्पसंख्यक मंत्रालय विशेष आप पैसे आवंटित कर सकता है, वो विशेष कार्यक्रम चला सकता है, लेकिन वो ये नहीं कह सकता है कि अल्पसंख्यकों को आरक्षण दें। आरक्षण दिया जाता है पिछड़ेपन की बुनियाद पे। और अगर कोई अल्पसंख्यक पिछड़ा है और वो मंडल की सूची में, पिछड़ों की सूची में ही सम्मिलित है, तो उसको अलग से हिस्सा देना, अगर ऐसा लगता है कि वो हिस्सा नहीं मिल पा रहा है, कैसे आप कह सकते हैं कि वो संविधान के विरोध में है? हाँ, ये मैं मानता हूं कि अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसको पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया है, लेकिन अभी बहस होनी है, चर्चा होनी है, अंतिम निर्णय आना है। जब अंतिम निर्णय आ जाएगा तब इस पर और बात कर सकते हैं। अल्पसंख्यक आरक्षण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों की दलीलें नहीं मानी। आपको नहीं लगता कि सरकार ने जो अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखा, उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों से चूक हुई? नहीं, ऐसा नहीं है। आप ये देखिए ना कि सुप्रीम कोर्ट बहुत बातें नहीं मानता है,
और जब सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता है, सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन पे हमारी बात कहाँ मानी? लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन पे हमारी बात नहीं मानी तो पार्लियामेंट ने कहा कि वोडाफोन पर हम नया कानून बनाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की अपनी कार्रवाई बड़ी महत्वपूर्ण है, पार्लियामेंट की और सरकार की अपनी कार्रवाई बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों में इंटरैक्शन होता है तभी कोई निष्कर्ष निकलता है। कभी सुप्रीम कोर्ट की परामर्श और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से हम सही दिशा पाते हैं और कभी जो हमारी सोच है उसको हम प्रस्तुत करते हैं, उससे सुप्रीम कोर्ट सही एक नई दिशा बनाता है। तो जब तक ये फाइनल निर्णय नहीं आ जाता, ये कह देना कि उन्होंने नकार दिया या हम अस्वीकार कर दिया या ये हमारी कोई त्रुटि रह गई या हमारी कोई कमी रह गई, मैं समझता हूँ ये उचित नहीं होगा। पहले पूरी चर्चा हो जाने दीजिए, फिर देखेंगे। और एक मुलाकात में यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी सलमान खुर्शीद जी से यह बातचीत जारी रहेगी। मैं तो सीधी सीधी बात करने वाला आदमी हूँ कि जिस जगह पे सत्य है वहाँ खुदा है, जिस जगह पे अहिंसा है वहाँ ईश्वर है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक मुलाकात में आज हमारे विशेष मेहमान हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद जी। सलमान भाई, अब थोड़ी यूपी की चुनावी राजनीति की बात करेंगे। यूपी आपका गृह राज्य है, लाख कोशिश आप लोगों ने की लेकिन यूपी में सफलता नहीं मिली। अब आपकी क्या भूमिका बची है यूपी में? क्या आपको नहीं लगता कि आप और दिग्विजय सिंह जैसे बड़े नेता चुनावी राजनीति में यूपी के पर्दे के पीछे चले गए? कोई पर्दा तो है ही नहीं, यूपी में तो कोई पर्दा नहीं है। और हम ये ना भूलें कि थोड़ा ही सा अंतर था। पिछली बार मैं वहाँ अध्यक्ष था, हमको 22 सीटें मिली थी असेंबली में, उसके बाद पार्लियामेंट में हमें 22 सीटें मिली। उस समय लोग कहते थे कि बीएसपी को 80 सीटें मिल सकती हैं पार्लियामेंट में, उनको हमसे कम सीटें मिली। इस बार हमको 28 सीटें मिली हैं असेंबली में। अब पार्लियामेंट में हमको 28 मिलेंगी या उससे ज़्यादा मिलेंगी, या तो आज तो नहीं कह सकते। बात ना तो दिग्विजय सिंह जी की है ना मेरी है। बात है कि यूपी का जो कार्यकर्ता है कांग्रेस का, वो कितना दिलेर है, कितना सशक्त है, कितना उसमें आत्मविश्वास है और कितना उसके साथ उसको समय उसका साथ देता है। ये सारी चीज़ें मिलकर हमको आने वाले समय में हमको यूपी में फिर से परिणाम देंगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छे परिणाम आएंगे। मेहनत करनी पड़ेगी। बड़ा इस समय एक ये मान के चलिए कि यूपी की राजनीति हमारे लिए बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। हमारी लड़ाई नहीं है आज समाजवादी पार्टी से, क्योंकि वो हमको सहयोग दे रहे हैं, पार्लियामेंट में भी दे रहे हैं और प्रणब दा के चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में भी उन्होंने हमको सहयोग दिया। उधर हमको बीएसपी ने भी सहयोग दिया। तो आज हम उनसे सहयोग ले रहे हैं, कल हम उनसे जाकर मुठभेड़ करें तो वो उचित है, कितना उचित है। लेकिन हम मुठभेड़ ना करें, हम उनका सामना ना करें तो क्या हम अपनी राजनीतिक दुकान बिल्कुल ही बंद कर दें? और नई पीढ़ी जो आ रही है आज, वो ये समझे कि हमको अगर कहीं जाना है तो समाजवादी में या बीएसपी में जाना है, कांग्रेस तो हमको कुछ प्लेटफॉर्म देने के लिए तैयार नहीं है। तो इस पर हमको बड़ी समझदारी, गंभीरता के साथ, संवेदनशीलता के साथ हम लोगों को कोई रणनीति बनानी पड़ेगी और उसके बाद एक सामरिक रूप से हमको यूपी में कांग्रेस को फिर से खड़ा करने का प्रयास करना होगा। मुझे उम्मीद है कि और अन्य दल जो हैं वो इस बात को मानेंगे कि हमारा अधिकार बनता है, हक बनता है कि हम अपनी पार्टी को खड़ा करें। कैसे खड़ा करते हैं, कब खड़ा कर पाते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही सपा और बसपा की। लोग यह जानना चाहते हैं कि कांग्रेस के पास ऐसी कौन सी जादुई छड़ी है जो उत्तर प्रदेश के दो धूर राजनीतिक विरोधी मायावती और मुलायम सिंह यादव को एक ही मामले पर एक ही समय कांग्रेस के मंच पर खड़ा कर देते हैं। दिल उदार होना चाहिए। देखिए, राजनीति में वो कामयाब हो गए। हमारे पास वो छड़ी नहीं थी जिससे कि हमको वोट मिल सके, उनके पास वो जादू की छड़ी थी जिससे उनको वोट मिले। पहले बीएसपी को मिला, फिर समाजवादी को मिला, बहुत अच्छा वोट मिला। हमने बड़ा विरोध किया, हमने बहुत प्रयास किए, बड़ी कोशिश करी, हमने बहुत वादे भी किए, लेकिन तब भी लोगों का रुझान उन्हीं की ओर रहा। कभी कभी ये भी कहा जाता है कि हम एक पार्टी को पर आक्रामित होते हैं,
उसका फ़ायदा दूसरी पार्टी उठा लेती है। हमको वो फ़ायदा नहीं आ पाता, लेकिन अब वो आने वाले समय की बात है, देखेंगे। लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि हम सच्चे मन से और खुले दिल से ये प्रयास करते हैं कि राष्ट्र हित की जो बात हो उसमें हम कहीं पार्टी के मतभेद को लेकर और अपनी आकांक्षाओं को लेकर हम दूसरे को कहीं पर रोक सकें, ऐसा नहीं करते। भाई, पर्दे के पीछे की सच्चाई कहीं ऐसा तो नहीं कुछ और है। लोग कहते हैं, आप भी सुनते होंगे, कि कांग्रेस इन दोनों नेताओं को, मायावती और मुलायम सिंह यादव को, सीबीआई का भय दिखाती है। हकीकत क्या है? नहीं, ये हकीकत नहीं है। इसलिए नहीं है कि सीबीआई विनीत नारायण के केस के समय से सुप्रीम कोर्ट भी जानता है और पूरी दुनिया जानती है कि सीबीआई अब स्वतः अपने निर्णय लेती है। हम कहीं भी सीबीआई को प्रभावित नहीं कर सकते। अगर हम सीबीआई को प्रभावित कर सकते और सीबीआई पे अंकुश लगा सकते तो हमारे अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों पे वो कार्रवाई क्यों होती? यूपी की हार हुई, राहुल गांधी जी के अलावा और किसी ने इस हार की जिम्मेदारी नहीं ली। राहुल जी ने बेहद साहसिक तरीके से इस हार की जिम्मेदारी मीडिया के सामने आकर कबूल की। लेकिन आप या आप जैसे जो भी बड़े नेता थे, दिग्विजय सिंह या किसी और ने क्यों नहीं हार की जिम्मेदारी स्वीकार की? जिम्मेदारी लेने के लिए आपने हमको मौका ही नहीं दिया ना। आपने पहले ही जिम्मेदार बना दिया। तो आपने हमको वो जो अपनी बात की लज्जत होती है उसका आप लोगों ने हमको अधिकार ही नहीं दिया, मौका ही नहीं दिया कि हम कम से कम अपने मुंह से कह तो सकते। मैं आज आपसे कह देता हूं, मैं तो स्वीकार करता हूं, मैं तो पूरा दायित्व लेने के लिए तैयार हूं हार का। राहुल गांधी को मत दीजिए। राहुल जी आए थे हमको मदद करने के लिए। राहुल जी हमारे प्रदेश के नेता ज़रूर हैं लेकिन राष्ट्र नेता हैं। हमको ज़मीनी नेताओं को हमको दिखाना था कि हम कुछ करके दिखाएं, हम नहीं दिखा सके। हमने कुछ उस पर आंकलन किया है, हमने उस पर कुछ एनालिसिस किया है और हम मानते हैं कि कहीं हमारी सामरिक तैयारी जो थी उसमें कमी रह गई। आगे हम उसको ठीक करेंगे। लेकिन ये कोई समझे कि हम अपनी जिम्मेदारी से, दायित्व से पीछे हटेंगे, मैं नहीं पीछे हटूंगा। लेकिन अगर कार्यकर्ताओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो उनका कहना है कि पार्टी गलतियों से सबक नहीं ले रही, वही पुरानी टीम। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं के बीच नया जोश कैसे आएगा? नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा। जैसे ऐसा थोड़ी होता है कि आप किसी को निकाल कर फेंक देते हैं। लेकिन हाँ, शफल करते हैं, रीशफल करते हैं, टीम को बदलते हैं। एक अगर गेंद फेंकने वाले की गेंद पिट रही है तो आप दूसरा गेंद फेंकने वाला लाते हैं। एक अगर बैट्समैन रन नहीं बना पा रहा है तो आप दूसरा बैट्समैन लेकर आते हैं। टीम में फेरबदल की जाती है। कभी कभी कप्तान भी बदले जाते हैं। हमारे राष्ट्रीय टीम के भी कप्तान कई दफ़ा बदले गए हैं, कप्तान भी बदले जाते हैं। लेकिन उसका कब उचित समय है वो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, निर्णय करेगा। वर्कर्स को निराश नहीं होना चाहिए। हमारी असल मजबूती, हमारी असल जान जो है वो वर्कर है। वर्कर ही हमको जिताएगा। वर्कर ही अगर हम नहीं जीत पाते हैं तो वर्कर ही सबसे पहले उसका भुक्तभोगी भी बनता है। इसलिए हमारी पूरी सहानुभूति, पूरा विश्वास और पूरी सपोर्ट, हमारा समर्थन जो है वो कांग्रेस वर्कर के लिए है। और जो कांग्रेस वर्कर चाहते हैं उत्तर प्रदेश के, यकीनन ऐसा होगा। सलमान भाई, मैं खुद यूपी से आता हूं और लगातार 3 महीने विधानसभा चुनाव के दौरान यूपी के 75 जिलों में जाकर कवरेज भी की मैंने। मुझे लगता है कि यूपी में जो आप लोगों को आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिली, उसके पीछे एक बड़ा कारण था मुस्लिम वोट बैंक आप लोगों के साथ न जुड़ पाना। खूब कोशिश की आपने भी, दिग्विजय सिंह ने भी खूब भगवा आतंकवाद को मुद्दा बनाया, आरएसएस पर हमला बोला, फिर क्यों नहीं मुस्लिम वोट बैंक जुड़ पाया आप लोगों के साथ? अब मैं आपको एक बात बताऊं, हमको कितना वोट मिला? 14% मिला। 14% वोट में हमको मुस्लिम वोट कितना मिला? 5% मुस्लिम वोट मिला, क्योंकि 19% मुस्लिम वोट है यूपी में। 19% का 19% हमको मिला, जो कि 5 हुआ। 14 में से 5 हमको मुस्लिम मिला है। और क्या मिला है? थोड़ा सबका मिला है। सबसे ज़्यादा वोट हमको उत्तर प्रदेश में मिला तो वो मुस्लिम वोट मिला, 5% मिला। लेकिन ये सही है कि मुस्लिम वोट मुलायम सिंह को बहुत ज़्यादा मिला, क्योंकि मुलायम सिंह को पूरा वोट मिला तो 29% मिला, 29% मिला। 29% में उनका मुस्लिम वोट कितना होगा? 12% होगा, 13% होगा। उनको मुस्लिम वोट 13% मिला 29 में से, हमको 14 में से 5% मिला। तो कोई प्रोपोर्शनल वोट के हिसाब से हम कोई बुरे नहीं रहे। लेकिन उतना नहीं मिला कि हम चुनाव जीत जाते। ये बात सही है, उतना नहीं मिला। उतना पैसे पहले भी नहीं मिला था, लेकिन पार्लियामेंट के समय मिला, उसके बाद नहीं मिला। हमने कोशिश करी, प्रयास किया, लेकिन अगर वो ज़्यादा विश्वास, मुलायम सिंह जी उनका विश्वास ज़्यादा जीत पाए तो उनको बधाई है, वो जीत पाए। अब उससे हम कुछ सीखेंगे, समझेंगे,
आगे हम प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि मुस्लिम क्यों, बहुसंख्यक वोट भी हमको मिलेगा, अन्य वर्गों का भी वोट मिलेगा, दलित वोट, पिछड़ा वर्ग सभी हमको मिलेगा, और तब हम जीत के ध्वज को लेकर फिर दिल्ली लौटेंगे। राजनीति के अलावा आपके कई रूप मुझे देखने को मिलते हैं। आप वकील हैं, लेखक हैं, थिएटर से भी जुड़े हैं, शिक्षक रहे हैं। खुद को किस भूमिका में सबसे नजदीक पाते हैं आप? राजनीति में आने के बाद सब आदमी भूल जाता है। कभी कभी याद आता है कि हमने और भी कुछ किया था, और कभी कभी मन होता है कि वहाँ भी लौट कर जाएं, लेकिन समय नहीं मिल पाता है। बस ये ऊपर वाले से ये दुआ रहती है कि और जो काम किए हैं या जो करते हैं या कभी कभी कुछ समय वहाँ दे देते हैं, उसका इतना प्रभाव राजनीतिक हमारे व्यक्तित्व पर बना रहे कि राजनीति में हम अच्छे लोगों में हमारी गिनती हो, कामयाब लोगों में गिनती हो। कामयाब सिर्फ इसलिए नहीं कि आप बार बार चुनाव जीते, बल्कि कामयाब इसलिए कि आपने देश में कुछ अच्छा करके दिया, लोगों का दिल जीता, लोगों को कहीं अगर चोट थी तो मरहम लगाया, और कुछ सहमे हुए चेहरों को आपने फिर से मुस्कान दी। अगर इतना मिल जाए तो बहुत कुछ मिल गया। 2 साल पहले भी मैंने एक मुलाकात में आपका इंटरव्यू किया था। उस समय आपने बताया था कि थिएटर और लेखन आपके दिल के बेहद करीब है। सामाजिक एकता पर एक शायरी, एक शेर है कि जो नाहक टुकड़े चुन चुन कर, वो नाहक टुकड़े चुन चुन कर दामन में छुपाए बैठे हैं, शीशों का मसीहा कोई नहीं, क्यों आस लगाए बैठे हैं। शीशों का मसीहा कोई नहीं होता, दिल जोड़कर और पिरोकर एक साथ एक सामूहिक एक सद्भावना की माला बना के कोई पहन लेगा तो वही कामयाब होगा, और टूटे हुए शीशों से कोई कामयाब नहीं होता। एक आखिरी सवाल मेरा बाप से है। राजनीति में आपने लंबा मुकाम हासिल किया है। खुद आपके पिताजी भारत के विदेश मंत्री रहे, दादाजी आज़ाद भारत के 3रे राष्ट्रपति रहे। आपका लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य है, जहाँ पहुँच गया वो बहुत बड़ा पद है। कुछ दिन अगर ये रहे, कुछ काम करने का मौका मिलता रहे तो वही काफ़ी होगा। बस जब जाएं तो लोगों की दुआएं लेकर जाएं, चले जाएं तो लोग अच्छी बातें कहें। मैं समझता हूं यही बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई, दूरदर्शन से इस खूबसूरत बातचीत के लिए। तो ये थे भारत के विधि और न्याय व अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री सलमान खुर्शीद जी, जिन्होंने बेबाकी के साथ हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया। सलमान भाई ने बेहद साफगोई के साथ स्वीकार किया कि यूपी में जो हार हुई है कांग्रेस के लिए, इसके लिए वे अपने आप को भी दोषी मानते हैं, और इनका कहना है कि एक राजनीतिज्ञ के रूप में देशवासियों के लिए कुछ भी कर सकें तो ये अपने जीवन को सफल मानेंगे। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी ठीक इसी समय आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम एक मुलाकात में, देश की एक और बड़ी शख्सियत के साथ। तब तक दूरदर्शन की हमारी इस पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।